आइए अब हम लोग रिप्रोडक्शन में आगे की बात पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, उसके अंदर कौन कौन से अंग आते हैं, वो कहाँ होता है, क्या काम करता है। तो इतना चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग को पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन होता कैसे है, जनन होता कैसे है, यानी कि जनन क्रिया कैसे होती है, कब होती है, कहाँ होती है, और वो क्रिया किस तरह से होती है। इस टोटल चीज़ों को यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। तो जनन की जो क्रिया होती है उसको हम लोग इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी घटनाएं होती है उसके नाम से जानते हैं कि जनन की घटनाएं। हिंदी में कहेंगे जनन की घटनाएं, ठीक है। और इंग्लिश में इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, हिंदी में क्या लिखेंगे, जनन की घटनाएं, जनन की घटनाएं, इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इस तरह से होगा। इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन की घटनाएं। तो जनन की घटनाएं जो है ये मुख्य रूप से 3 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है प्री फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे जेड हो सकता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और दूसरे नंबर पे आती है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और तीसरे नंबर पे आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से जनन की जो घटनाएं हैं वो 3 होती है। पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, हिंदी में इसको कहेंगे कि निषेचन से पूर्व की घटना, हिंदी में निषेचन से पूर्व की घटना। फिर है फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि निषेचन की घटना। उसके बाद से पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि इसको कहेंगे निषेचन के बाद की घटना या पश्च निषेचन घटना, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट होते हैं, 3 घटनाएं होती है, और इन्हीं तीनों में पूरा जनन का प्रोसेस होता है, पूरी प्रक्रियाएं होती है। जिसमें सबसे पहले आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में बता दें कि इसमें निषेचन से पहले जितनी घटना होती है, जैसे सबसे पहले होगा युग्मक का निर्माण। निषेचन जो होता है, तो निषेचन से पहले क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। यानी कि निषेचन में हमेशा युग्मक ही भाग लेते हैं। यानी कि हम लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, ये जो फर्टिलाइजेशन जब होता है तो इसमें क्या होता है, एक स्पर्म होता है और एक ओवम, ये दोनों आपस में मिलते हैं, और इनके मिलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग, निषेचन कहते हैं। यानी निषेचन होता है तो यहाँ पे क्या बनता है, जाइगोट बनता है, यही ना, हम लोग यही पढ़े हुए 10th क्लास में। तो इस तरह से ये निषेचन की जो क्रिया है, तो इस फर्टिलाइजेशन क्रिया यानी निषेचन क्रिया से पहले, ये क्रिया कब होगी, जब ये बने रहेंगे तब ना। तो यही बात यहाँ पे आ रहा है कि इन क्रिया से पहले, निषेचन से पहले कौन सी घटना होती है, तो इनके बनने की घटना होती है। यानी कि शुक्राणु कैसे बनेंगे, अंडाणु कैसे बनेंगे, ये घटना जो है वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आती है, ठीक है। और इसके बाद ये ऐसे आपस में मिल तो नहीं जाते हैं, ये कहीं ना कहीं अपने स्थान को बदलते हैं। यानी कि नर का जो शुक्राणु है वो नर जनन तंत्र में बनता है, ये अंडाणु जो है मादा जनन तंत्र में बनता है, ठीक है। और ये दोनों अपने स्थान को बदलते हैं। यानी कि शुक्राणु जो है नर जनन तंत्र के टेस्टिस से निकलता है और मादा जनन तंत्र में आता है। उसी तरह से ये ओवम जो है वो मादा जनन तंत्र के अंडाशय में बनती है और वहाँ से निकल कर कहाँ, फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी में आती है। तो ये दोनों के दोनों अपने स्थान को बदलते हैं, तब ये मिलते हैं, तो यहाँ पे निषेचन क्रिया होती है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे इनका स्थान में बदलाव भी होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, युग्मकों का स्थानांतरण। तो इस तरह से प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है वो 2 प्रकार का हो जाता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है ये 2 प्रकार का हो जाता है।
पहला होता है गैमीटोजेनेसिस, हिंदी क्या होगा, युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस युग्मक जनक। और दूसरा क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, यानी कि युग्मकों का स्थानांतरण। तो इस तरह से ये दो घटना जो है किसमें आ जाती है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन में कितनी घटनाएं आ रही हैं, 3। पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि निषेचन से पहले की घटना, हिंदी में क्या कहेंगे, पूर्व निषेचन घटना। ठीक है, दूसरा क्या है, फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसको क्या कहेंगे, निषेचन की घटना। ठीक है, इसके बाद से क्या आएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसको क्या कहेंगे, तो निषेचन के बाद की घटना या पश्च निषेचन घटना। अब देखिए इसमें आगे हम लोग क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले पढ़ना है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, यानी कि निषेचन से पहले की घटना हम लोग पढ़ना है। निषेचन जो है उससे पहले कौन सी घटना होती है, तो उसको हम लोग पढ़ना है। और निषेचन से पहले जो घटना होती है वो 2 है। पहला क्या, तो गैमीटोजेनेसिस, यानी कि इन युग्मकों के बनने की क्रिया। और दूसरा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, यानी कि ये युग्मक जो है अपने स्थान को बदलेंगे तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन 2 बातों को यहाँ पे पहले पढ़ना है। तो आइए आगे हम लोग गैमीटोजेनेसिस पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, आइए उसको देखते हैं। इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। गैमीटोजेनेसिस यही है ना, गैमीटोजेनेसिस हिंदी क्या होगा, युग्मक जनन, हिंदी होगा युग्मक जनन, यानी कि युग्मक का मतलब होता है गैमिट, हिंदी में, इंग्लिश में गैमिट इसको कहते हैं। ठीक है, और जनन यानी कि बनना, गैमीटोजेनेसिस, गैमिट्स जेनेसिस, गैमिट्स जेनेसिस, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ गैमिट्स ऐसे कह सकते हैं। ये कितने वर्ड से बना हुआ है, तो 2 वर्ड से बना हुआ है। पहला है गैमिट, उसके बाद से है जेनेसिस। तो गैमिट का मतलब हर कोई जानता है, गैमिट का मतलब क्या होगा, तो ओवम और एस्पर्म, यही ना, ओवम प्लस एस्पर्म। तो ये क्या हो गए, गैमिट हो गए। और जेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन यानी कि निर्माण। तो गैमिट क्या है, ओवम और एस्पर्म है। ठीक है, और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन यानी कि निर्माण, यानी कि ओवम और एस्पर्म के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। ये इसके हेडिंग से परिभाषा बना, इसका परिभाषा कैसे बना, इसके हेडिंग से, यानी गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस, गैमिट और जेनेसिस, यही ना। तो गैमिट मतलब ओवम और एस्पर्म, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, यानी कि युग्मकों के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक और परिभाषा हो जाएगा, इस बढ़िया इसका मतलब और भी परिभाषा हो जाएगा। जैसे तरीका से आप समझें वैसे परिभाषा बना सकते हैं। जिससे कहने का मतलब है कि गैमिट बनेगा किससे, तो कहीं ना कहीं हम बताए हुए हैं कि जैसा कि हम टेस्टिस जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात किए हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में बोले हुए हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये किससे बना होता है, तो जर्मिनल इपिथेलियल टिश्यू के बना होता है।
ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, और जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू जो है ये ऐसे होता है, इसके कोशिकाएं जो है घनाभाकार होती है। अब इस कोशिका में विभाजन होता है तो पहले कोशिका बनती है जो डिप्लॉइड होती है, और इस कोशिका का नाम क्या होता है, तो गैमिट मदर सेल। इसे क्या कहते हैं, गैमिट मदर सेल। ठीक है, ये गैमिट मदर सेल है। अब इस गैमिट मदर सेल में क्या होता है, तो मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीज़न होता है, तो 2 सेल बनते हैं। फिर इनमें मियोसिस सेकेंड सेल डिवीज़न होता है, तो 4 सेल बनते हैं। और यहीं चारों क्या होते हैं, तो आगे चल के एस्पर्म का निर्माण करते हैं। यहीं चारों क्या बनते हैं, एस्पर्म बनते हैं। ठीक है, ये एस्पर्म क्या है, तो गैमीट है ना, ये क्या है, गैमीट है। क्या है, गैमीट है। तो कहने का मतलब कि इस गैमीट का निर्माण कैसे हुआ, गैमीट मदर सेल से, है ना, गैमीट मदर सेल से, है ना। तो गैमीट मदर सेल से गैमीट बना। तो इस आधार पे भी हम परिभाषा बना सकते हैं। ये सभी क्रियाओं के एक परिभाषा में पिरो सकते हैं। कैसे, तो गैमीट मदर सेल में होने वाले मियोसिस सेल डिवीजन के बाद गैमीट के बनने की क्रिया को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो परिभाषा कैसा हो जाएगा, परिभाषा ऐसा होगा, गैमीट मदर सेल में होने वाले मियोसिस सेल डिवीजन के बाद, मियोसिस सेल डिवीजन के बाद गैमिट्स के बनने के क्रिया को क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि ये परिभाषा जो है काफ़ी तगड़ा परिभाषा है। तगड़ा क्यों है, क्योंकि परिभाषा का मतलब ही होता है कि एक सेंटेंस में, एक लाइन में उन सभी बातों को पिरो दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए सभी बातें आ गई हैं। ठीक है, गैमीट मदर सेल भी आ गया है, मियोसिस सेल डिवीजन भी आ गया है, और गैमीट बनने की क्रिया भी आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये क्या है, गैमीटोजेनेसिस की परिभाषा हुआ, एक सटीक परिभाषा हुआ। इस परिभाषा में क्या लिखे हम लोग कि गैमीट मदर सेल में होने वाले मियोसिस सेल डिवीजन के बाद गैमीट बनने की क्रिया को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि ये जो प्रोसेस है यह पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाई दे दिया। ठीक है, तो ये एस्पर्म के लिए है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ओवम में भी यही प्रोसेस करेंगे, और ऐसे ही ओवम का भी परिभाषा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से गैमीटोजेनेसिस का परिभाषा मिला। यानी गैमीटोजेनेसिस हमको आशा है कि आप लोग समझ में आ गया है। अब देखिए, गैमीटोजेनेसिस में जब आगे बढ़ते हैं तो ये 2 प्रकार की हो जाती है। गैमीटोजेनेसिस जो है ये 2 प्रकार की हो जाती है मानव के अंदर। अब मानव के अंदर गैमीटोजेनेसिस 2 प्रकार की क्यों होती है, क्योंकि गैमीट भी तो 2 प्रकार का होता है। हाँ, कौन कौन सा, तो ओवम और एस्पर्म। तो मानव में जब गैमीट 2 प्रकार का हुआ तो उनके बनने की क्रिया भी 2 प्रकार की ही होंगी। ठीक है, तो गैमीटोजेनेसिस का कितने प्रकार हो जाएगा, 2। पहला क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, ooजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस को हिंदी में क्या कहेंगे, शुक्राणु जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस को हिंदी में क्या कहेंगे, शुक्राणु जनन। और इसको
अंडाणु जनन। ठीक है, तो ऐसे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस होता है। क्या? तो गैमेटोजेनेसिस के दो प्रकार, पहला स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा ओजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या पढ़ेंगे? तो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन, ये ना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म यानी कि शुक्राणु के बनने की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, और ओजेनेसिस यानी कि अंडाणु जनन यानी कि ओवम के बनने की क्रिया को ओजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से गैमेटोजेनेसिस के दो प्रकार हो जाते हैं। और हम जब बता रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब हम बता रहे हैं तो इन चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट करते चलिए। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी बोर्ड से साइड में हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिएगा तो पूरा फुल बोर्ड का फोटो आएगा और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर करके अपना नोट्स बनाते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम जो बता रहे हैं ये फुल्ली एनसीईआरटी है, हम उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी में दिया है बस उतना हम बता रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, इससे और ज़्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग को हमारे प्राइवेट चैनल पर आना पड़ेगा। ठीक है, तो वो प्राइवेट सिस्टम में जब आइएगा तो वहाँ पे आपका पैसा लगेगा और आप लोग घर से बैठ के जूम से पढ़ाई करेंगे, जो कि हम लोग 1 तारीख से करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें भी आप लोग आ सकते हैं। वहाँ पे आइएगा तो आप लोग को ये फ़ायदा होगा कि आप बिहार बोर्ड के सीमाओं से परे होकर पढ़िएगा। आप एनसीईआरटी के सिलेबस को ही पढ़िएगा, लेकिन उसको काफ़ी एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाएगा, जो आपको कहाँ तक लेकर जाएगा? तो नीट लेवल में लेकर जाएगा। ठीक है, आप लोग नीट के बारे में जानते होंगे, ये जो है नीट लेवल में लेकर के जाएगा। तो प्राइवेट जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको यहाँ से नीट का परफेक्ट बायोलॉजी मिल जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम नीट का तैयारी कराएंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम इतना पढ़ा देंगे कि आप लोग बायोलॉजी में नीट क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अन्य सब्जेक्ट की हम गारंटी नहीं लेते हैं, क्योंकि अन्य तो हम नहीं पढ़ा रहे, हम केवल बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो हम पूरी फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि हम जब बायोलॉजी पढ़ा देंगे वो एडवांस वाला, तो उसमें आप लोग नीट क्रैक करने की कैपेसिटी आपके अंदर आ जाएगी बायोलॉजी के अंदर। लेकिन आप फिजिक्स और केमिस्ट्री कहाँ पढ़ते हैं ये आपको सोचना है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम हम ला रहे हैं उस सिस्टम में आप लोग आइए और अच्छा से पढ़िए, क्योंकि नॉलेज सबसे बड़ी संपत्ति है, ज्ञान जो है सबसे बड़ी संपत्ति है। यही एकमात्र ऐसी संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता है। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम अब आज के लिए यहीं हम रहने देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। और हम यहीं आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देख सकें। ठीक है, और वो जो सिस्टम हम बता रहे हैं उसमें आप लोग आइए, जुड़िए और फ़ायदा लीजिए इसका। धन्यवाद।